नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 1 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज रिलेटेड विद द सेक्स रेशियो। आप सभी को पता होगा कि रीसेंट टाइम में इंडिया में सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रही है। अब डिक्लाइन करने के पीछे क्या कारण है, उसके अलावा क्या डेफिनेशन है सेक्स रेशियो की, और कैसे हम ये समझ सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए इस सेक्स रेशियो को कहीं ना कहीं रिवर्स करने के लिए, जो अभी इसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इसको रिवर्स करने के लिए। हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ हमारे आईडीएमपी प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी में 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज़ होता है जब आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और इसके लिए आपको किसी फाउंडेशन कोर्स की ज़रूरत होती है, जैसे हमारा प्रारंभ बैच है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 1-2 साल हो चुका है तैयारी को करते हुए, और उन्हें लगता है कि सिर्फ उन्हें एक महज ऐसी टेस्ट सीरीज़ चाहिए जिसके थ्रू वो अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें। तो यहाँ पर हम आपके लिए ये आईडीएमपी प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसके थ्रू आप अपने प्री और मेंस दोनों की नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं और वक्त रहते अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपने वीक एरिया को पहचानिए और मेंटर्स के साथ डिस्कस करके कोशिश कीजिए अपने भविष्य को और सुनहरा बनाने की और अपनी ड्रीम को अचीव करने की। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और साथ के साथ हमें मेल भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं यूपीएससी में किस तरह के फ्रेजेस को यूज़ किया जा सकता है इस टॉपिक को पूछते हुए। अब यहाँ पर पहला फ्रेज है सन मेटा प्रेफरेंस या मिसिंग वुमेन। अब देखिए, ये जो दोनों ही फ्रेजेस हैं आपको ये समझना होगा कि ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो आप। अब यहाँ पर मतलब इसका ये है कि बेटे की चाह में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी बेटियाँ पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण उन बेटियों की ठीक से परवरिश नहीं हो पाती। यही एक कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है अनवांटेड गर्ल या मिसिंग वुमेन का। तो ये दोनों ही टर्म्स आपके कहीं ना कहीं आप इकोनॉमिक सर्वे से रिलेट कर सकते हो। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट फ्रेज है फ्रॉम वोम टू टोम। अब यहाँ पर आपको उनकी पूरी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना है। जैसे जब एक बेटी माँ के पेट में होती है तब से उसको मारने की कोशिश की जाती है, उसको डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की जाती है, और जब तक वो इस धरती पे रहती है तो उसके अगेंस्ट वन फॉर्म और द अदर डिस्क्रिमिनेशन होता ही रहता है। तो अगर ये फ्रेज़ आपको आता है तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर एक टाइमलाइन के अंदर इस पूरी को डिस्कस करना है कि पैदा होने से लेके उनकी मृत्यु तक किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस करने पड़ते हैं। फोर्थ फ्रेज है परपेचुएशन ऑफ पेट्रियार्की। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि पेट्रियार्की सिस्टम जो है आपका, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब आप सभी को पता होगा कि वैदिक एज से पहले या उस समय तक, वैदिक एज तक, इंडिया में मेन और वुमेन की जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थी या एजुकेशन वैल्यूज़ थी वो बराबर थी। वो कहीं ना कहीं आदमी और औरतों में कोई फ़र्क नहीं था। वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करा करती थी ग्राम सभा एंड ऑल में। बट लेटर ऑन जब हम बात करते हैं लेटर वैदिक एज की, तो उसके बाद से आप देखते हैं कि वुमेन्स की दशा जो है भारत में वो बदल जाती है। कहीं ना कहीं मैन डोमिनेंस स्टार्ट होती है, पेट्रियार्की आती है, और इसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब तक इंडिपेंडेंस मिलती है दशा में कुछ ज़्यादा सुधार आता नहीं। उसके बाद ऑल्दो बहुत से प्रोविजंस रखे गए हैं अपने संविधान में भी और जगह भी, बट स्टिल अभी भी ये डिबेटेबल है कि क्या वुमेन्स को वाकई आज़ादी मिली है। पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेज है रिप्रोडक्टिव स्लेवरी। अब देखिए, वुमेन्स को कहीं भी ऑटोनॉमी नहीं है कि उन्हें कितने बच्चे पैदा करने, कैसे वो अपने बच्चों की परवरिश करना चाहती हैं। अब यहाँ पर मेन की डोमिनेंस है, क्योंकि पेट्रियार्की सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और इस वजह से उनकी बॉडी पर उनका खुद का अधिकार नहीं है। वो महज एक रिप्रोडक्टिव स्लेव है अपने मेल पार्टनर की, जहाँ पर किस तरह का बच्चा चाहिए, मेल या फीमेल, ये भी उनका रिप्रोडक्टिव पार्टनर डिसाइड करते हैं। साथ के साथ कितने बच्चे चाहिए ये भी उनका मेल पार्टनर ही डिसाइड करता है। तो कहीं ना कहीं इससे ये तो पता लगता है कि रिप्रोडक्टिव स्लेवरी देखने को मिल रही है इंडिया में। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आप देख सकते हैं आमूमन यूपीएससी अपने एग्जाम में पूछ सकती है। अब आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए हम किस तरह के कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कोट तो है महात्मा गांधी जी का,
जिन्होंने कहा था इफ़ नॉन वायलेंस इज़ द लॉ ऑफ आवर बीइंग द फ्यूचर इज़ विद वुमेन। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम वुमेन्स में माँ को देखते हैं। जैसे हम बात करें कोई एज्ड लेडी होती है तो उसमें हम हमेशा अपनी माँ की झलक महसूस कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, माँ कभी भी अपने बच्चे के गलत नहीं चाहेगी। अगर माँ अगर डिसीज़न लेगी तो हमेशा बच्चों की भलाई के लिए डिसीज़न लेगी। तो इस वजह से यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जब हम बात करते हैं वुमेन्स की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बेटी, एक बहन, एक माँ किस तरह का डिसीज़न लेती है सोसाइटी में, वो कभी भी वायलेंस का नहीं हो सकता। वहाँ पर आप देखेंगे कि वो सबकी भलाई के लिए काम करती हैं। तो गांधी जी ने इसलिए कहा था कि अगर नॉन वायलेंस को आप वाकई ही दुनिया का भविष्य बनाना चाहते हैं कि दुनिया में पीस रहे, तो इसके लिए वुमेन्स की डोमिनेंस होनी चाहिए पूरी सोसाइटी में। अब गांधी जी के अलावा एक और फेमस पर्सनैलिटी हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनका मानना था कि अगर आपने ये देखना है कि एक सोसाइटी में कितनी तरक्की हुई है, तो आपको ये देखना होगा कि लोअर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी का क्या हाल है। और यहाँ पर इन्होंने कहा था कि स्पेशली फोकस कीजिए आप वुमेन्स के ऊपर। एक सोसाइटी में किस तरह की उन्हें फ्रीडम मिल रही है, किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सोसाइटी ने कितनी प्रोग्रेस की है। तो ये 2 कोट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए। देखिए, जब हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की, तो आपको समझना होगा इट इज़ अ रेशियो बिटवीन मेन एंड वुमेन इन ए सोसाइटी, कि कितने मेल हैं पर 1000 कितनी फीमेल मिल रही हैं। मतलब कि अगर 1000 आदमी हैं उस पर 1000 ही फीमेल मिल रही है, तो सेक्स रेशियो बिल्कुल ठीक है। बट मान लीजिए मेल की डोमिनेंस देखने को मिले कि मेल्स का नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स, तो उस केस में आप ये देखते हैं कि सेक्स रेशियो आपकी विपरीत स्थिति में है, यानी स्क्यूड सेक्स रेशियो है। तो यहाँ पर इसको इसी तरह से डिफाइन किया गया है कि स्क्यूड सेक्स रेशियो इज़ अ रेशियो वेयर नंबर ऑफ फीमेल, यानी पर 1000 मेल के मुकाबले फीमेल का नंबर या तो बहुत कम है, या मेल का नंबर या तो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। तो दोनों ही केसेस में आप कह सकते हैं कि सेक्स रेशियो विपरीत है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि भारत में क्यों ये सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रही है। तो सबसे पहला कारण है, जब बेटी पैदा होती है ना, तो माँ बाप को सबसे पहला जो डर सताता है वो है दहेज का। आप सभी को पता है कि दहेज प्रथा के कारण बहुत सी महिलाएं अपनी जान गंवा देती हैं। तो एक ये कारण है जिसकी वजह से माँ बाप बेटियों को प्रेफर नहीं करते हैं, वो उन्हें बोझ मानते हैं। दूसरी चीज़ डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस कि आप ये देखिए कि जब वुमेन्स की बात होती है तो माँ को पता है कि उसको बेटी को इतनी तवज्जो नहीं मिलेगी फैमिली में, ना एजुकेशन में, ना फूड में। तो इस वजह से भी माँ हमेशा ये चाहेगी कि उनके घर बेटी ना हो, क्योंकि अगर परिवार में बेटी की इज्जत नहीं है तो वो उस घर में कभी बेटी को जन्म ना देना चाहेगी। इसके अलावा जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो ऑल टाइम हाई चल रहा है, जिसकी वजह से भी सोसाइटी में माँ बाप ये चाहते हैं कि कभी उनके घर बेटी ना हो, क्योंकि सोसाइटी में जो क्राइम्स हैं वुमेन्स के अगेंस्ट, जैसे रेप हो गया, डॉरी हत्या होगी, या और भी बहुत से केसेस देखने को मिलते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे। तो इन केसेस में आप देखते हैं कि वुमेन्स कभी भी नहीं चाहेगी कि उनके घर बेटी हो, क्योंकि जिस तरह के माहौल में वो रही हैं उस तरह का माहौल वो अपनी बेटियों को नहीं देना चाहती। इसके अलावा पेट्रियार्कल सोसाइटी एक कारण है, और प्रॉपर्टी राइट में मेल्स को प्रेफरेंस देना, ये भी कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से भारत में जो सेक्स रेशियो है वो चेंज हो गई है, यानी कि अब मेल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अब इसका रिकॉर्ड है, जैसे सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 918 लड़कियां मिलती हैं पर 1000 लड़कों पर। मतलब यहाँ पर आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ऑल्दो ये अडल्ट्स के केस में फिर भी ठीक है, यानी 943 वुमेन्स देखने को मिलती है आपको पर 1000 मेल्स पे, क्योंकि वुमेन्स ज़्यादा एज तक लिव करती हैं, इस वजह से ये देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चियाँ पैदा कम हो रही हैं उसके बाद और ज़्यादा फीमेल्स यहाँ पर ऐड हो रही हैं, कहीं बाहर से आ रही हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बात इतनी सी है कि आदमियों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स, तो जिस वजह से यहाँ पर आपको वुमेन्स ज़्यादा देखने को मिलती है ओल्ड एज में, और यहाँ पर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी उतना ही होता है। तो ये आप बात समझ के चलिए। दूसरी चीज़, नेशनल फैमिली जो हेल्थ सर्वे है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में जो ये सेक्स रेशियो ये इम्प्रूव हुई है।
2019-20 में आप ये देखते हैं कि वुमेन्स के जो बर्थ है, यानी गर्ल चाइल्ड का जो बर्थ है वो ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू बच्चों के, यानी बेटों के। इसके अलावा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इनकी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया में जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हुआ है, जिसकी वजह से आप वुमेन्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सेक्स रेशियो है वो भी थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। देखिए, कई बार हो सकता है कई स्टेटमेंट्स में आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिलती रहे, बट यहाँ पर देखिए ये 2018 का डाटा है और ये 2019 और 21 का डाटा है, तो इन दोनों में थोड़ा फ़र्क देखने को मिल रहा है, बट स्टिल आप फॉलो कीजिए नेशनल हेल्थ सर्वे के सैंपल्स को। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर बात करें, राइट टू इक्वालिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा आर्टिकल 39 ये भी प्रमोट करता है कहीं ना कहीं वुमेन से रिलेटेड चीज़ों को। आर्टिकल 42 यहाँ पर भी बात की जाती है वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73 और 74 के तहत हमने कहीं ना कहीं कोशिश की है वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन दे सके हम लोकल बॉडी में, ताकि इनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम इम्प्रूव कर सकें। इसके अलावा अगर बात की जाए लेजिस्लेटिव प्रोविजंस की, तो सेक्स रेशियो को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने के लिए हमने कोशिश की है कि हम जन्म पे बच्चे को बचा सकें। तो इसके लिए कोई भी डॉक्टर अगर किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चे के सेक्स को डिटरमाइन करता है तो उस केस में सज़ा के प्रावधान है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद ठीक ठाक लेवल का रेस्ट मिल सके महिलाओं को, इसके लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लेके आए थे हम, और इसमें संशोधन किया है 2017 में भी। इसके अलावा तीसरा प्रावधान हमारा मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है, जिसमें अभी हाल के दिनों में कुछ बदलाव लाने की भी कोशिश की जा रही है, ताकि मेडिकली हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सके 24 वीक तक। साथ के साथ चौथे प्रावधान में हमने कोशिश की है कि हम किसी भी तरह का महिलाओं का इमोरल ट्रैफिकिंग को हम प्रिवेंट कर सकें, जो हम कोशिश कर रहे हैं 1986 के एक एक्ट के तहत इसे रोकने की। अब गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सके, लोगों को एजुकेट कर सके इस बारे में। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम गर्ल चाइल्ड के लिए जो रिसोर्सेज हैं, सेविंग्स हैं, उसको प्रमोट कर सके फैमिली के अंदर। तो इसमें हम ये कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो आमूमन जो आपके सेविंग अकाउंट्स है उससे ज़्यादा मिलता है, तो ताकि फैमिली सेव करे लड़कियों के लिए। और यहाँ पर प्रावधान ये है कि जब बेटी 18 साल की होगी या 21 साल की होगी तभी आप इस पैसे को निकलवा सकते हैं। इसके अलावा तीसरी स्कीम है सुधार गृह स्कीम, जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी वुमेन को जब हम ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालते हैं जहाँ पर उनका शोषण हो रहा था, तो उनके बाद हम कैसे उन्हें रिलीफ और रिहेबिलिटेट कर सकें, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसके लिए यहाँ पर उन्हें फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह और लीगल एड वगैरह सभी प्रोवाइड की जा रही हैं इस स्कीम के अंडर। इसके अलावा गवर्नमेंट ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बच्चे के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक एक्ट लेके आई थी, जहाँ पर ये गैर कानूनी है अगर आप बच्चे का सेक्स पता लगवाते हैं जन्म से पहले। तो यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चियों को कोख में बचा सके उनकी माँ के। इसके अलावा गवर्नमेंट ने उज्ज्वला स्कीम भी स्टार्ट की है। ये योजना नहीं है, देखिए 2 उज्ज्वला योजना है, एक तो आपके LPG कनेक्शन वाली, बट ये दूसरी है। देखिए, मानिए किसी वुमेन को आप बचा के लेके आए हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट से, तो उसको किस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर वापस, इसके लिए ये योजना है। दूसरी LPG वाली है, वो डिफरेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ समझ में आया हो। अगर आपका कोई डाउट फिर भी रहता हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।